अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय समाज में आज यहाँ पर बताया जाएगा ग्रामीण संरचना के बारे में। जानिए ग्रामीण संरचना स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे विलेज यानी गांव के। तो यहाँ पे ग्रामीण संरचना के बारे में, ग्रामीण भारत में सामाजिक संरचना। सबसे पहले बात करेंगे ग्रामीण भारत में सामाजिक संरचना क्या है, इसके बारे में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना को तभी ठीक से समझा जा सकता है जब हम सामाजिक संरचना को समझ लें। विदित हो कि व्यक्तियों द्वारा मानव संरचना का निर्माण हुआ है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति आपस में एक दूसरे से आचार व्यवहार करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, संबंध जोड़ते हैं। सामाजिक जीवन में इसी प्रक्रिया के माध्यम से उनकी भूमिका एवं कुछ प्रतिष्ठा बन जाती है तथा इनके साथ उनके दायित्व व अधिकार दोनों जुड़े होते हैं। इसमें उनका सामाजिक व्यवहार भी एक विशिष्ट ढांचे में परिवर्तित हो जाता है, व्यवहारिक मित्रता अन्य संबंध। यहाँ पर तथा सामाजिक मेल मिलाप हेतु वे कुछ विशिष्ट आदर्शों व मूल्यों से बंध जाते हैं। अतः व्यक्तियों के आपस में होने वाले सामाजिक मेल मिलाप के फलस्वरूप समुदायों, समूहों, समाजों और संस्थाओं जैसी सामाजिक इकाइयों का उदय होता है। इस प्रकार समाज में भूमिका और प्रतिष्ठा के पारस्परिक संबंधों का ढांचा तैयार हो जाता है, जिसमें आपसी सामाजिक संबंध अधिक अस्थायी होते हैं। इसे लोग या समूहों के परस्पर संबंधित अधिकारों या दायित्वों का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का एक उत्तम उदाहरण मान सकते हैं। यही व्यवस्थित ढांचा सामाजिक संरचना कहलाता है। यही व्यवस्थित ढांचा सामाजिक संरचना कहलाता है। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया ग्रामीण भारत में सामाजिक संरचना के बारे में। अब यहीं पे ग्रामीण संरचना के तहत बात करते हैं इनके निवास पद्धति के बारे में। तो जानिए क्या है निवास पद्धति। तो यहाँ पर ग्रामीण जनता का निवास स्थान गांव होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुखतः 3 तरह की निवास पद्धति देखने को मिलती है। यहाँ पर पहली पद्धति है सबसे अधिक प्रचलित पद्धति, केंद्रित यहाँ पर गांवों की है, जो संपूर्ण भारत में मिलती है। इसके घरों के सघन समूह विद्यमान होते हैं तथा जिनके चारों ओर ग्रामीण वासियों के खेत पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ गांवों के साथ बाहरी क्षेत्र में स्थित पूर्वे या कई छोटे पूर्वे भी जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे उत्तरी पूर्वा, दक्षिणी पूर्वा और पश्चिमी पूर्वा गांव में अक्सर कहते हुए सुना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी पद्धति। दूसरे प्रकार के निवास प्रतिमानों के अंतर्गत देश के कुछ भागों यथा केरल, कोंकण एवं बंगाल की डेल्टा भूमि में तंग और कम चौड़ाई वाले निवास दिखाई देते हैं। इस प्रकार की बस्तियों में मकानकर्ताओं में इस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं, इस प्रकार की बस्तियों में मकान जो है वो कतारों में निर्मित होते हैं तथा इनमें
प्रत्येक मकान अपनी ही चारदीवारी से घिरा होता है। गांव की भौतिक सीमाएं अस्पष्ट अस्पष्ट होती हैं। गांव की भौतिक सीमाएं जो हैं वो अस्पष्ट होती हैं, स्पष्ट नहीं रहती, अस्पष्ट होती हैं। ये हो गया यहाँ पे गांव की दूसरी पद्धति। अब यहीं पे तीसरी पद्धति में जाते हैं। तीसरी तरफ है तो यहाँ पे तीसरी तरफ की ग्रामीण निवास व्यवस्था के तहत वास भूमि क्षेत्रों का विस्तार 2 या 3 घरों का समूह मात्रा तो यहाँ पे समूह है मात्र होता है। ऐसे गांव में भी भौतिक सीमाओं की स्पष्टता का अभाव होता है। तो यहाँ पे बताया गया निवास पद्धति के बारे में, गांव की संरचना के तहत निवास पद्धति। अब बात करेंगे गांव की संरचना में विभिन्न संस्थाएं। तो जानिए विभिन्न संस्थाएं क्या हैं। तो यहाँ पर परिवार, नातेदारी, वर्ग, जाति नामक सामाजिक संस्थाएं भारत में प्राचीन समय से ही विद्यमान रही हैं। संस्थाएं जहां ग्रामीण जनता के जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन को स्वयं में समाहित रखती हैं, वहीं इनमें सामाजिक प्रतिमानों और मूल्यों, परिस्थितियों तथा भूमिकाओं, अधिकारों एवं दायित्वों की जटिलताएं भी प्रतिबिंबित होती हैं। अब यहीं पे परिवार, तो परिवार उन महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में से एक है जिनमें ग्रामीण समाज का निर्माण होता है। यह न केवल ग्रामीण समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि यह प्रजनन, उत्पादन और सामाजिकरण जैसे प्रक्रियाओं का निष्पादन करता है, जो सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता, अखंडता तथा परिवर्तन हेतु आवश्यक है। ग्रामीण परिवार धार्मिक और सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यकलाप की इकाई के रूप में कायम तो यहाँ पे कार्य करता है। सामाजिक जीवन में परिवार का सामूहिक पक्ष बहुत मायने रखता है। सामाजिक जीवन में परिवार का सामूहिक पक्ष बहुत मायने रखता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होती है जो है वह सीमित होती है। परिवारों में विवाह को एक अंतर पारिवारिक बात समझा जाता है, न कि एक अंतर वैयक्तिक संबंध। अब यहाँ पे आता है यह नातेदारी के नियमों द्वारा प्रशासित होता है। अब यहीं पे परिवार का बात हो गया ग्रामीण में। अब यहीं पे बात करते हैं वंश परंपरा और नातेदारी की। तो यहीं पर बात हो रही है वंश परंपरा और नातेदारी ग्रामीण में। गांव के भीतर जब एक पारिवारिक समूह है सारे संबंधों की जानकारी रखते हुए एक समान पूर्वज से अपना वंशक्रम निर्दिष्ट करता है, तब उसे ही वंश परंपरा कहा जाता है। इसके तहत एक पीढ़ी के सारे बच्चे एक दूसरे के साथ भाई बहन जैसा व्यवहार करते हैं तथा महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों को मानने के लिए एक इकाई के रूप में संगठित होते हैं। कभी कभार ये इकाइयां कुल शब्द के द्वारा भी इंगित की जाती है। पारिवारिक संबंधों के ये बंधन प्रायः पीछे की 3 से 7 पीढ़ी तक जुड़े होते हैं तथा लोग इन समूहों के अंदर व्यवहारिक संबंध नहीं रखते। ऐसे परिवार आपस में परस्पर संबंधों के लिए भाई बंद जैसे व्यापक शब्दों का प्रयोग करते हैं।
ये भी ये भी बहिर्विवाही समूह होते हैं, अर्थात इन समूहों में परस्पर विवाह संबंध नहीं होता। इस समूहों को दर्शाने हेतु गोत्र या वंश का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर बताया वंश परंपरा और नातेदारी परिवार में। इसके पहले यहां पर बताया परिवार, और ये हो गया ग्रामीण संरचना के तहत विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न संस्थाओं की बात हो गई। अब यहीं पे बात करते हैं ग्रामीण संरचना में जाति संरचना, जो कि ये भी महत्वपूर्ण है। जाति संरचना गांव में तो जानते हैं क्या है जाति संरचना। ध्यान दीजिए, जाति संरचना कास्ट, यहां पे कास्ट स्ट्रक्चर जो है जाति संरचना एक जाति के सदस्य, कह सकते हैं एक जाति के सदस्य स्वयं की उत्पत्ति एक पूर्वज से मानते हैं, जो कि ऐतिहासिक दैवीय या पौराणिक कुछ भी हो सकता है। लोग प्रायः अपनी जातियों व उपजातियों के भीतर ही विवाह संबंध करते हैं। परिवार भाषा, तो यहाँ पे कह सकते हैं परिभाषा देते हैं, तो परिभाषा के तौर पर, यहाँ पे परिवार नहीं, यहाँ पे परिभाषा के तौर पर देखें तो स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में जाति व्यवस्था विभिन्न जाति समूहों की एक पद सोपानात्मक व्यवस्था है, जो स्वयं भारत की एक अद्वितीय विशेषता है। ग्रामीण सामाजिक संरचना में जाति एक अहम कारक है तथा विभिन्न प्रकार के संबंधों की पोषक है। चूंकि जाति व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था के तौर पर देखा जाता रहा है, जिसमें सिद्धांततः परिवर्तन की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन व्यवहार में इसमें गतिशीलता के साथ साथ परिवर्तन भी देखे गए हैं। जहां गतिशीलता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आदि स्तरों के संदर्भ में देखा जा सकता है, वहीं परिवर्तन को जाति के विभिन्न लक्षणों के आधार पर समझा जा सकता है। अब यहाँ पे औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण के नए आयामों, आधुनिक मनोवृत्ति, आधुनिक शिक्षा और कानून व्यवस्था और विकास कार्यक्रम, भूमि सुधार और निम्न जातियों के लिए सकारात्मक विशेष सरकारी नीति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की जाति व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। आगे बात करते हैं, तो आगे व्याख्या है ग्रामीण क्षेत्र में जाति के पेशागत संबंधों में भी यहाँ पे कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जाति के पेशागत संबंधों में भी मामूली परिवर्तन हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरजातीय विवाह प्रायः नहीं मिलते हैं। इसके अलावा खानपान और अन्य दैनिक क्रियाकलापों पर अंतरजातीय प्रतिबंध हालांकि अभी भी जारी है, परंतु उनकी पकड़ अब उतनी मजबूत नहीं है। अस्पृश्यता का बंधन भी व्यवहार में अब उतना मजबूत नहीं दिखाई पड़ता। अस्पृश्यता का एक टॉपिक वीडियो बताया गया है, काफी महत्वपूर्ण है, उसे समझ सकते हैं। यहाँ पर अस्पृश्यता क्या है इसके बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं, साथ ही प्रतिनिधित्व संसदीय राजनीति के प्रभाव होने से जाति व्यवस्था ने राजनीति में प्रभावक समूह एवं संघ के रूप में कार्य करने की अतिरिक्त भूमिका पा ली है। उपजाति सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए विभिन्न जातियों ने जाति संघों का निर्माण कर लिया है।
निर्माण कर लिया है जिससे कि जाति हितों का क्रियान्वयन किया जा सके। इसके अलावा अंततः जाति गुणों का भी उत्थान हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया जाति संरचना, ग्रामीण संरचना के तहत जाति संरचना के बारे में बताया गया गांव में। अब यहीं पे बात करते हैं यहाँ पर जजमानी व्यवस्था। तो जान लीजिए जजमानी व्यवस्था के बारे में। कह सकते हैं गांव की संरचना में जजमानी व्यवस्था क्या है। तो यहां पर इसका परिभाषा, वर्णन, व्याख्या है इस तरह से। जजमान शब्द, पहले तो जानिए जजमान शब्द। जजमान शब्द आश्रयदाता, जजमान शब्द जो है आश्रयदाता या विशेष सेवाएं प्राप्त करने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। जजमान शब्द, जजमान शब्द जो है आश्रयदाता या विशेष सेवाएं प्राप्त करने वाले के लिए प्रयुक्त होता है तथा जजमानी शब्द पारस्परिक संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था के लिए इस्तेमाल होता है। आगे बात करते हैं। भारत में पारंपरिक गांव के जीवन में जजमानी व्यवस्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। एक चिंतक द्वारा सर्वप्रथम जजमानी व्यवस्था को अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा गया था कि विभिन्न जाति समूह के व्यक्ति अपने अपरिवर्तनीय व्यवस्थाओं के संदर्भ में एक दूसरे के साथ संबद्ध हुए, जिससे उनके बीच एक विशेष प्रकार का संबंध अर्थात जजमानी संबंध उत्पन्न हुआ, जो अंतः व्यक्तित्व संबंधों के रूप में था। इसी व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहा गया है। इस प्रकार गांव में जजमानी व्यवस्था विभिन्न जाति समूहों के बीच सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अनुष्ठान संबंधी संबंधों की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत कुछ जातियां आश्रयदाता होती हैं, जबकि अन्य सेवा कर्मी। आगे आश्रयदात्री की बात करें तो आश्रयदात्री जातियां भूमि पर मिल्कियत रखने वाली प्रभुत्वशाली जातियां होती हैं। यथा उत्तर में भूमिहार राजपूत और जाट, आंध्र प्रदेश में कम्मा, रेड्डी और लिंगायत एवं गुजरात की पटेल जाति आदि सेवा कर्मी जातियां भूस्वामित्व वाली उच्च एवं मध्यम जातियों को अपनी सेवाएं प्रस्तुत करती हैं और बदले में उन्हें रोकड़ और वस्तुएं मिलती है। इन जातियों में ब्राह्मण, यहाँ पे ब्राह्मण हो गई, हजमा हो गई, हजाम और हैं बढ़ई हैं और हैं लोहार और हैं कुम्हार, व कहीं मोची भी हैं, आदि जातियां आते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंध है व्यक्तिगत, सीमित और अस्थायी तथा संविदात्मक न होकर पारिवारिक, असीमित, अस्थायी तथा गैर संविदात्मक था। इस प्रकार जजमानी व्यवस्था के तहत संबंध अनिवार्यतः परिवार के स्तर पर कार्य करते हैं। यह संबंध दोनों पक्षों को
दोनों पक्षों को यानी आश्रयदाता और ग्राहक या कहीं जजमान व कमीन, जजमान भी कह सकते हैं, एक शब्द है जजमान से जुड़ा हुआ, इसे कमीन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आश्रयदाता ग्राहक को उत्तराधिकार में मिलता है। विपत्ति के समय एक कमीन या कहीं जजमान को उसकी जाति पंचायत तथा जजमानों से सहयोग मिलता रहा है। आगे अतः जजमानी व्यवस्था गांवों में जातियों और परिवारों के बीच अंतः निर्भरता, परस्पर आदान प्रदान और सहयोग स्थापित करती है। हालांकि इस व्यवस्था में प्रभुता, शोषण एवं संघर्षों के तत्व भी शामिल रहते हैं। धनी एवं शक्तिशाली जजमान तो यहाँ पे गरीब का शोषण करते हैं तथा उन्हें अपनी प्रभुता मानने हेतु बाध्य करते हैं। वस्तुतः इस व्यवस्था में परस्पर आदान प्रदान तथा प्रभुता दोनों ही साथ साथ चलते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों से आधिकारिक संपर्क बढ़ने और या कहीं बाजार प्रभावों के हावी होने, प्रवर्जन, शिक्षा और सेवा कर्मी जातियों में सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता के कारण जजमानी व्यवस्था अब कमजोर हो गई है। यदि यह प्रदेश में कहीं कहीं जीवित भी है तो इसका कारण व्यवस्था में कर्मकांडीय स्थितियों का होना मुख्य है, जजमानी व्यवस्था। तो यहाँ पर बताया गया ग्रामीण संरचना के अंतर्गत जजमानी व्यवस्था के बारे में। यहाँ पर आज का यह वीडियो आधारित रहा ग्रामीण संरचना के तहत। सबसे पहले बात किया गया था ग्रामीण भारत में सामाजिक संरचना। ग्रामीण संरचना के अंतर्गत अनेक कई पॉइंटों को यहाँ पर कवर किया गया। तो यहाँ पे ग्रामीण व्यवस्था में बताया गया, यहाँ पे जजमानी और ग्रामीण सामाजिक संरचना और जातीय और नातेदारी और परिवार, यहाँ पर ग्रामीण संरचना वीडियो कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर पूरा हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे राघवेंद्र यादव, स्वतंत्र नागरिक को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।